अब सबसे पहले मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं यूपीएससी का नोटिफिकेशन। आप जानिए, क्योंकि जो संस्था आपका एग्जाम लेने जा रही है वो उसने कौन से शब्द का प्रयोग किया, मैंने उसको हाईलाइट और अंडरलाइन कर दिया है। आप यूपीएससी का ओरिएंटेशन समझिए कि आपकी तैयारी का ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए। लेट्स स्टार्ट है, हम लोग जो है वो अब इस इनपुट को शुरू करते हैं। राइट दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं यूपीएससी का नोटिफिकेशन, डायरेक्टली फ्रॉम द नोटिफिकेशन ऑफ द यूपीएससी। ये यूपीएससी के नोटिफिकेशन से मैंने लिया है, ठीक है। अब आपके सामने ये डायरेक्टली जो है वो नोटिफिकेशन आता है। जनरली हम इसको स्किप कर देते हैं, हम छोड़ देते हैं, बोले यार हमें तो पेपर 1 2 3 का सिलेबस देखना है। लेकिन हमसे सबसे बड़ी गलती यही हो जाती है। एसए का पेपर मुख्य परीक्षा यानी मेन एग्जामिनेशन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक है। चलिए, क्या वर्ड यूज कर रहा है, सबसे पहले उसका ओरिएंटेशन समझो। कहता है द मेन एग्जामिनेशन, ये यूपीएससी का नोटिफिकेशन है। द मेन एग्जामिनेशन इज इंटेंडेड टू असेस द ओवरऑल इंटेलेक्चुअल ट्रेट एंड डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, नॉट नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैंडिडेट। बहुत ध्यान से कहता है कि उसका एक संपूर्ण, इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है उसके पास एक वास्तविक यानी कि एक सोच होनी चाहिए, उसकी जो है समझ होनी चाहिए। इंटेलेक्चुअल वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है कि उसका एक अकादमिक रुझान होना चाहिए, उसका एक एकेडमिक जो है वो ओरिएंटेशन होना चाहिए। एंड डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज एक अलग सेगमेंट होता है, अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है करंट सिचुएशन में जो मेरे सामने प्रॉब्लम रखी गई है मैं उसको किस तरीके से उसके जो है डायमेंशन समझ पाता हूं। तो करंट सिचुएशन को समझने की क्षमता जो होती है वो ये कहता है ऑफ कैंडिडेट रैदर देन, अब आगे भी कहता है, सावधानी बता रहा है यूपीएससी, रैदर देन मेयरली द रेंज ऑफ देयर इंफॉर्मेशन एंड मेमोरी। अब जरा ध्यान से देखो, ये लाइन और इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि हमें उसकी सूचनाओं को इकट्ठा करने या उसकी याददाश्त से कोई लेना देना नहीं है। ये एग्जैक्टली यूपीएससी का नोटिफिकेशन है, राइट। कहता है मेन एग्जामिनेशन इज इंटेंडेड टू असेस द ओवरऑल इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स, यानी कि जो उसका जो एक समझ का रुझान है और उसकी जो है वो कहते हैं कि जो समझ की जो गहराई है कि वो सिचुएशन को कैसे समझता है, ठीक है, उसको हम चेक करना चाहते हैं। रादर देन कि वो कितनी इंफॉर्मेशन उसके पास है, कितना ढेर सारी उसने किताबें रटी हैं, या उसकी मेमोरी कैसी, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। यानी वो बताता है कि जो मेरे क्वेश्चन होंगे वो बहुत ही अप्लाइड होंगे, वो कंटेम्प्रोरी समस्याओं से निकले होंगे, वो कोई रटी रटाई किसी बुक से जो है बार बार या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से नहीं होंगे। हर बार वो कुछ नए जो है वो चैलेंजेस को आपके सामने रखेंगे। ये उन्होंने पहली लाइन में ही तय कर दिया है, इसको ध्यान से समझना, इसके बिना आप तैयारी कभी भी नहीं कर सकते। फिर ये कहता है कि क्वेश्चन मैं पूछूंगा कैसा, ठीक है। वो कहता है द नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन, ध्यान से, ठीक है, बहुत ध्यान से, इस अंतर को ज्यादातर बच्चे नहीं जानते हैं। कहता है द नेचर यानी कि प्रश्नों की जो प्रकृति होगी, एंड स्टैंडर्ड जो उसका क्रम होगा, जिसकी जो उसके कहते हैं ना कि हायरार्की जो होगी उसमें स्टैंडर्ड जो होगा, ऑफ क्वेश्चन इन द जनरल स्टडीज पेपर, ठीक है। कह रहा है कि सामान्य अध्ययन के पेपर में जो प्रश्नों की प्रकृति होगी और जो उसका स्टैंडर्ड होगा वो ऐसा होगा दैट वेल एजुकेटेड पर्सन विल बी एबल टू आंसर देम विदाउट एनी स्पेशलाइज स्टडी। बहुत ध्यान से इस बात को समझना। कहता है कि एक बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा लिखा व्यक्ति, नॉट लिटरेट नहीं, एजुकेट, एजुकेट का मतलब होता है वो अपने सराउंडिंग के लिए कितना अवेयर है, वो अपने आसपास जो हो रही घटनाएं हैं उनके प्रति कितना अवेयर है, बिना किसी स्पेशलाइज नॉलेज के, मतलब कि कोई जब तक उस पर विद्वता ना हासिल कर लो, जब तक आप जाके जो है पॉल साइंस से पोस्ट ग्रेजुएशन ना कर लो तब तक, या ज्योग्राफी से जो है पोस्ट ग्रेजुएशन ना कर लो तब तक नहीं, ऐसी नहीं है। अगर आप अवेयर हो अपनी सराउंडिंग्स के प्रति जो है वो, अगर आप संजीदा हो, आप बहुत ही ज्यादा जो है उसके प्रति अपना अटैचमेंट फील करते हो, तो आप इन प्रश्नों का जवाब दे दोगे। ये यूपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में कह दिया, ये उनकी प्रकृति होगी। द क्वेश्चन विल बी सच एज टू, बोला हम क्या एग्जाम में क्या करना चाह रहे हैं, अंडरलाइन मैंने कर दिया है, टेस्ट अ कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस ऑफ ए वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। ये उसने कहा है, उसने कहा कि हम कैंडिडेट यानी जितने भी आपके अभ्यर्थी हैं उनका जो जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज नहीं, नॉलेज स्टैटिक हो सकता है, अवेयरनेस डायनेमिक होता है, अंतर इस बात को समझिएगा। अवेयर, आप हर सुबह जगते हैं, ऐसा नहीं कि आपने संडे जग लिया तो मान लिया जाएगा कि पूरे हफ्ते भर आप जगे ही रहे, नहीं, हर सुबह आप जगते हैं, अवेयर होते हैं। अवेयर का मतलब होता है जागरूकता होना, उसके साथ अटैचमेंट होना, यानी अगर रोज कुछ घटनाएं बदल रही हैं तो रोज आपकी जागरूकता भी उसी स्तर के हिसाब से बदलनी चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहता है कि टेस्ट अ कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस ऑफ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट, यानी विभिन्न विषयों पर उसकी जो जागरूकता है, सामान्य जागरूकता कि आखिर ये हो क्या रहा है, आखिर ये चीन के मुद्दे पे क्या हो रहा है, नेपाल के मुद्दे पे क्या हो रहा है, इसके बारे में उसको टेस्ट करना चाहते हैं। फिर कहता है क्यों टेस्ट करना चाहते हैं, विच विल हैव रिलेवेंस फॉर अ करियर इन सिविल सर्विसेज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कहता है वो सभी विषय, वो बता रहा है सिलेबस मेरा क्या है, वो कह रहा है कि वो सभी विषय जो सिविल सेवा में करियर बनाने के लिए उपयुक्त होते हैं। ध्यान रखिएगा, यही अंतर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को नहीं पता होता है।
ठीक है, वो ये कहता, ये देखो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, ध्यान है आपको, ये मैंने हाईलाइट कर दिया है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि जो कि सिविल सेवा में अपना करियर बनाने के लिए उपयुक्त विषय होते हैं, यानी उन उपयुक्त विषयों की आपको पहचान करनी है। हम यूनिवर्सिटी के विषय को अपना यूपीएससी का विषय मान लेते हैं। वो कह रहा है सिविल सेवा के चैलेंजेस क्या है, इंडिया को जानने का यानी भारत को जानने का आपकी कैपेबिलिटीज क्या है, वो सिलेबस कह रहा है कि वो सभी विषय जो सिविल सेवा में करियर बनाने के रिलेवेंट है, वही आपका जो है वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वही हमारा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। राइट है दोस्तों? तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट इनपुट आ जाता है। डन, आगे देखते हैं। इंटेलेक्चुअलिटी वर्सेस इंफॉर्मेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर यूपीएससी कह रहा है, अब ध्यान से समझते हैं। पहला उसने क्या कहा, हमें आपकी रटंती विद्या, आपकी मेमोरी, आपकी इंफॉर्मेशन से कोई लेना देना नहीं। वो कह रहा है हम आपका इंटेलेक्चुअल ट्रेड समझना चाहते हैं, आपकी डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी अगर आप करंट सिनेरियो को समझने की इनपुट रखते हो तो आप यूपीएससी के अंदर। यही रीजन है, यूपीएससी खुद कहता है कि जो 50% स्टूडेंट पहुंचते हैं वो कभी फर्स्ट डिवीजन नहीं आए होते हैं, वो सामान्य अभ्यर्थी होते हैं, 50% वाले, 55% वाले, लेकिन उनके अंदर जो इंटेलेक्चुअल ट्रेट होता है, यानी वर्तमान परिस्थितियों को समझने की क्षमता होती है, वो कहीं ज्यादा होती है, इसीलिए वो आसानी से यूपीएससी को क्रैक कर जाते हैं। फिर वो कहता है कि जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होगा वो बिल्कुल ही ऐसा होगा कि कोई बिना स्पेशलिस्ट स्टडी किए एक सामान्य व्यक्ति भी उसको, अगर वो जागरूक है तो उसको समझ सकता है। फिर ये कहता है कि सब्जेक्ट जो क्वेश्चन होंगे वो विभिन्न सब्जेक्ट्स के जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे, यानी आप अपने जो भी चल रहा है इस समय, जो भी रुझान है उनके प्रति आप जागरूक होने चाहिए। ठीक है, जागरूक होने चाहिए। और कहता है टॉपिक वो होंगे जो सिविल सेवा में आपको अगर करियर बनाना है तो आपको वो जो है रिलेवेंट होने चाहिए। इररिलेवेंट टॉपिक्स में नहीं पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि फलाना जो है वो परमाणु के अंदर क्या क्या जो है सेगमेंट चल रहा है, इससे उसको कोई लेना देना नहीं है। वो चीजें जो जनता के जो है वो शासन प्रशासन, जनता, अर्थव्यवस्था, उनकी लाइफ में होने वाले चेंजेस, उनके सामने आने वाली चुनौतियां, इनके साथ जुड़ी हुई है। यानी आपको एक बहुत बड़ी नजर जो है वो उन टॉपिक्स पे रखनी होगी जो टॉपिक्स आज भी जो है वो हमारे सामने रिलेवेंट है। फिर कह रहा है कि हम क्या करना चाह रहे हैं, द क्वेश्चन आर लाइकली टू टेस्ट द कैंडिडेट्स। अब कह रहा है कि जो क्वेश्चन हम लोग मेंस में रखेंगे, ठीक है, जो क्वेश्चन हम मेंस में रखेंगे, कह रहा है कि टेस्ट द कैंडिडेट्स बेसिक अंडरस्टैंडिंग, मूलभूत समझ होनी चाहिए। मूलभूत समझ का मतलब मैं आपको बताता हूं, इस वर्ड से आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ और रिलेवेंट इश्यूज। कह रहा है पहली बात तो रिलेवेंट इश्यूज होने चाहिए, इररिलेवेंट इश्यूज नहीं होने चाहिए। जैसे अब बेवजह हम कई बार जो धर्म के ऊपर बात करने लगते हैं, जातियों के ऊपर बात करने लगते हैं, ठीक है, तो ये जो है वो एक सिविल सेवक जो होता है वो नेता नहीं है, वो एक संविधान के अंतर्गत जो है काम करने वाला व्यक्ति है। तो कहता है कि जो रिलेवेंट इश्यूज हैं उस पर बात करनी होगी। ठीक है, और कह रहा है बेसिक अंडरस्टैंडिंग। व्हाट डू मीन बेसिक अंडरस्टैंडिंग? बेसिक अंडरस्टैंडिंग किसे कहते हैं? बेसिक अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है जैसे आप कई बार दही लेते हैं ना, दही को मिक्सी में फेंट देते हैं, मक्खन निकल आता है, तो आपके दिमाग की जो चक्री है उसमें जो है वो फैक्ट्स जाकर उसमें मत जाना चाहिए। वो ये कहता है बेसिक अंडरस्टैंडिंग तब होगी जब क्या, क्यों और कैसे, कब, इन सब जब क्वेश्चंस को आप उसमें उसको मथना शुरू करोगे। फिर कहता है एबिलिटी टू एनालाइज, बोले एक बार जब समझ जाओ तो उसको विश्लेषण करने की क्षमता होनी चाहिए, एबिलिटी टू एनालाइज होना चाहिए। फिर कह रहा है एंड टेक अ व्यू ऑन, सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑन कॉन्फ्लिक्टिंग सोशियो इकोनॉमिक गोल्स। अब आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट में, ठीक है, वो ये कहता है टेक अ व्यू, व्यू का मतलब आपका अपना दृष्टिकोण होना चाहिए, आपकी अपने अंदर जो है वो एक गरिमा, एक क्षमता होनी चाहिए। कहता है कॉन्फ्लिक्टिंग, विवादित, विवादित, लेकिन कौन से विवाद? विवाद तो धर्म में भी है, विवाद जाति में भी, क्षेत्र में भी, भाषा में भी है। बोला इस पर नहीं, कह रहा है सोशियो इकोनॉमिक गोल्स, सामाजिक आर्थिक लक्ष्य। सामाजिक आर्थिक लक्ष्य किसका विकास होना चाहिए? आपने कहा कि मैं महिला के लिए मैं जो है सीट रिजर्व करूंगा ताकि उसको जो है सामाजिक सशक्तिकरण पंचायत में उसको मिल सके। कुछ लोग उसका विरोध करेंगे, लेकिन पता है कि महिला को इसी माध्यम से सशक्तिकरण कराना है, तो ये जो जहां पर विवाद हो रहा है, लेकिन जिससे मेरे सामाजिक आर्थिक लक्ष्य प्राप्त हो सकते हैं। लक्ष्य क्या है? कल्याणकारी राज्य बनाना। संविधान हमें हमारा लक्ष्य दे रहा है, डीपीएसपी हमें लक्ष्य दे रहा है, हमसे कह रहा है कि सबको जो है आर्थिक और सामाजिक न्याय प्रवर्तित कराना, भाईचारे को बढ़ाना, ये हमारे बात है ना, सबके लिए समान संसाधन अवसर उपलब्ध कराना। तो आपको भारत के जो सोशियो इकोनॉमिक गोल्स हैं, यानी सामाजिक आर्थिक लक्ष्य हैं, उन पर नजर बना लीजिए, आपको पता चल जाएगा यूपीएससी कैसे क्वेश्चन
क्वेश्चन पूछता हूं। यही कारण है कि मैं इस पर बहुत ज्यादा स्टडी जब करता हूं मेरे खूब क्वेश्चन मेंस में फंसते हैं। ठीक है, इस बार जो अभी क्वेश्चन जो लास्ट ईयर मेंस हुआ था उसमें मेरे 3 एस्से एज इट इज क्लास से आए हुए हैं। जो मेरे स्टूडेंट हैं वो देख रहे हैं, वो जानते होंगे 3 एस्से 2 करने होते, 3 एस्से एज इट इज मेरी क्लास के डिस्कशन से फंसे थे। उसका यही सबसे बड़ा कारण है कि मैं इसको बार बार जो है वो पढ़ता रहता हूं कि क्या यूपीएससी का जो है इनपुट्स क्या चल रहा है। तो सोशियो इकोनॉमिक गोल्स, फिर कहता है ऑब्जेक्टिव्स एंड डिमांड, यानी उसके उद्देश्य क्या है और उसकी मांग क्या है, किस तरह की मांग आ रही है समाज से, आर्थिकी से कैसे मांग आ रही है। आज हमारे मजदूर पलायन कर रहे हैं, कोविड 19 के बाद हमें जो अपने हेल्थ सिनेरियो को इनपुट करना है, इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है, चीन के दबाव का जो है वो सामना करना है, अमेरिका के दबाव का सामना करना है। अमेरिका अपना H-1B वीजा वो अगर बैन कर रहा है तो भारतीय कहां जाएंगे, भारतीयों को कहां लेकर आना है, भारत इस क्षमताओं का कैसे प्रयोग कर सकता है। ये जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ है, पलायन जो लोग मजदूर गए हैं उनको उनकी जगह पर वापस कैसे रोजगार दिया जा सकता है, दीज आर द सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं। ठीक है, फिर कहता है इतना तो आपने समझ लिया, अब आ जाओ क्यों मैं ये क्लासेस चला रहा हूं इस पर हम बात करते हैं। कहता है कि कैंडिडेट मस्ट गिव रिलेवेंट, अब फिर ध्यान रखना, फिर कह रहा है कि कैंडिडेट मस्ट गिव रिलेवेंट। रिलेवेंट का मतलब क्या होता है, जिस संदर्भ में बात पूछी गई है उसी संदर्भ में बात कही जाए। मैं आंसर राइटिंग में आपको क्या सिखा रहा था, कई बार बच्चों ने तमाम तरह के आंसर दिए, मैं डांटता भी था कि अपने क्वेश्चन को समझो। मैं अक्सर देखो, मैं जब तुम्हें सिखाता हूं तो पहला मेरा पॉइंट क्या होता है क्वेश्चन आंसर सिखाने में, मैं हमेशा कहता हूं कि एग्जामिनर का माइंडसेट पकड़ो। बोलता हूं ना, एग्जामिनर्स पर्सपेक्टिव क्या है, क्वेश्चन का पर्सपेक्टिव क्या है, वो निगेटिव है, अफर्मेटिव है, रिलेटिव है, किस रूप में लिखना है। तो वो यहां से आया है, इस नोटिफिकेशन से। कहता है कैंडिडेट मस्ट गिव रिलेवेंट आंसर, ठीक है, मीनिंगफुल आंसर एंड सेकेंड आंसर। ठीक है, यानी पहला कह रहा है कि संदर्भित होना चाहिए, जिस संदर्भ में क्वेश्चन पूछा। आप क्या जानते हो उसको इससे कोई लेना देना नहीं है। आप भारत की गरीबी मिटाने के बारे में आप कितना उद्वेलित हो, महिला सशक्तिकरण के लिए, वो उस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है तुमसे, यानी आपका रिलेवेंट आंसर होना चाहिए उसके खिलाफ। दूसरा मीनिंगफुल, कि बेवजह की बात नहीं करनी है, आपको बहुत ही ज्यादा जो है वो निहितार्थों पर बात करना है, मीनिंगफुल तरीके से बात करनी है। और तीसरा कहता है सेकंड आंसर, यानी कि बहुत ही जिसे कहते हैं नेक्टर, बिल्कुल ही निचोड़ कर, बेवजह की फालतू बातें निकली, टू द पॉइंट अगर क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन के अनुरूप टू द पॉइंट मुझे आंसर देना है। बेवजह की भूमिका नहीं बनानी है, बेवजह का विस्तार नहीं करना है, आपको बिल्कुल ही जो है निचोड़ नेक्टर फॉर्म में आंसर देना है। ये 3 वर्ड याद रखिएगा, रिलेवेंट, मीनिंगफुल एंड सेकंड। ठीक है, यानी कि पहली बात तो उसका परिप्रेक्ष्य एग्जामिनर के हिसाब से होना चाहिए, दूसरा वो जो है संदर्भित यानी कि मीनिंगफुल अर्थ युक्त होना चाहिए, और तीसरा जो है वो बहुत ही गाढ़े रस के रूप में यानी नेक्टर फॉर्म में बहुत ही संदर्भित होना चाहिए। ठीक है, तब जाकर हमारा जो है वो इनपुट आता, और यही लगातार मैं 1 महीने से आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आप सोचेंगे कि उजांग सर इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं, तमाम लोगों ने सोचा होगा हम आएंगे और आंसर लिख, कोई उसका मतलब नहीं है। जब तक आप यूपीएससी का मकसद नहीं समझोगे कि हम कहां जा रहे हैं, तब तक जो है वो आप आगे बात नहीं कर पाओगे। फिर क्या कहता है, 2 चीजें करता है। अब यहां पर स्टूडेंट्स एक और गड़बड़ होता है, कहता है कि द स्कोप ऑफ द सिलेबस ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट, यानी कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो कहता है ऑनर्स डिग्री लेवल पे होगा, यानी कि हायर देन बैचलर एंड द लोअर देन मास्टर डिग्री, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे होगा। कई बार हमारा स्टूडेंट ये सोचता है कि जीएस की तैयारी कर लो, ऑप्शनल की तैयारी अपने आप हो जाएगी। देखो यूपीएससी ने यहां पर मेंशन कर रखा है, मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये यूपीएससी का नोटिफिकेशन है। कह रहा है कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा वो हायर लेवल, उसके लिए स्पेशलिटी चाहिए होगी, और जो आपका जीएस का सब्जेक्ट होगा वो बैचलर्स डिग्री का होगा। ठीक है, दैनिक ये वो जो है वो स्नातक स्तर का होगा, लेकिन जो ऑप्शनल होगा वो परा स्नातक होगा। तो आपको समझ में आया कि उसने क्या कहा, उसने कहा रटंती विद्या मुझे नहीं चाहिए, मुझे अंडरस्टैंडिंग चाहिए, मुझे उन टॉपिक्स पे आप जो पढ़ाई करें तो उन टॉपिक्स पे पढ़ें जिन पर आपको जो है वो सिविल सर्विसेज सेवा में जाने के लिए आपको इंपॉर्टेंट जो ट्रेड्स चल रहे हैं आज की डेट में, एक आईएएस की भूमिका क्या होती है, एक आईएएस को किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, उन्हीं टॉपिक्स को आपको लेकर आना है। साथ ही साथ कहता है कि आपको एक ताकत बनानी पड़ेगी, जो कॉन्फ्लिक्टिंग सोशियो इकोनॉमिक गोल है, रिलीजियस या और सेगमेंट नहीं, सोशियो इकोनॉमिक गोल, उन पर आपको अपना व्यू बनाने की ताकत होनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, कई बार हम इसी वाले पार्ट को, आप में से मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं 60-80% स्टूडेंट ने इस पार्ट को पढ़ा ही नहीं होगा कि यूपीएससी आपसे पूछता क्या है। इसीलिए मैं सिलेबस एनालिसिस की क्लास लेकर चल रहा हूं, 15-20 हजार लोग अब तक उसको जो है मेरी क्लास को देख चुके हैं इसी ऐप पे, और यकीन मानिए उनका जो सेगमेंट है वो काफी चेंज हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो उसको जो है सिलेबस एनालिसिस क्लास को देखिए कि वो एक्चुअली डेप्थ क्या है, उसका पूछने का इनपुट्स क्या ले रहा है। अब आ जाते हैं एसए का सिलेबस क्या कहता है। जी हाँ, वो एसए का भी सिलेबस बताता है। ठीक है, एसए के सिलेबस में देखो ये नोटिफिकेशन उसने दे रखा है,
ये पॉइंट आप में से कई लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। कह रहा है कैंडिडेट मे बी रिक्वायर्ड टू राइट एसे ऑन मल्टीपल टॉपिक्स, यानी कि वो एक से ज्यादा टॉपिक पर एसे लिखेगा। 2 टॉपिक हमें चुनने होते हैं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। क्या कहता है? दे विल बी एक्सपेक्टेड टू कीप क्लोजली, अब देखो मैंने हाईलाइट किया है, कह रहा है कि जो भी आप लिखोगे क्लोजली टू द सब्जेक्ट ऑफ द एसे। पहली बात तो जो मुख्य बात कही गई है, सारे जितने भी इनपुट होंगे वो उसी के इर्द गिर्द होने चाहिए, बेवजह का विस्तार नहीं, क्योंकि लिखने के लिए शब्द ज्यादा होते हैं तो बेवजह का विस्तार जो है आपको नहीं करना है। फिर कहता है टू अरेंज देयर आइडियाज इन ऑर्डिनरी फैशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल, जिसमें 80% से ज्यादा स्टूडेंट गलती करता है। वो सोचता है कि जो भी मैं जान रहा हूं वो लिख देना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और यूपीएससी जो मार्क्स देता है एसए का, वो कहता है अरेंज देयर आइडिया इन ऑर्डरली फैशन, यानी कि अपने विचारों को क्रमगत रूप में प्रस्तुत करें। अपने विचारों को क्रमगत रूप में प्रस्तुत करें, अभी इसके बारे में बहुत विस्तार से बताऊंगा। तो अपने विचारों को क्रमगत रूप से प्रस्तुत करना है, एंड टू राइट कंसाइजली। फिर ये कहता है, और जब विचार आपके आइडियाज जो है प्रॉपरली अरेंज हो जाए, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, अभी ये आर्ट आपको सिखाऊंगा कि आइडियाज अरेंज कैसे करते हैं। अभी तक पूरे इंडिया में आपको किसी ने इसके बारे में बात नहीं किया होगा। कहता है कि अरेंज देयर आइडियाज, ये यूपीएससी लिख रहा है, मैं नहीं लिख रहा हूं, इन ऑर्डरली फैशन, यानी कि क्रमगत रूप से अपने विचारों को प्रस्तुत करें, एंड जब विचार आपके जनरेट हो जाए टू राइट कंसाइजली, और उनको सारगर्भित तरीके से लिख दें। उनको सारगर्भित यानी कंसाइजली उसको रिप्रेजेंट कर लें, ठीक है। एंड क्रेडिट, कह रहा किसको मार्क्स ज्यादा दिए जाएंगे? क्रेडिट विल बी गिवन फॉर इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। ये कह रहा है, बोला कि जो मार्क्स होंगे, क्रेडिट जो दिया जाएगा वो इफेक्टिव यानी प्रभावशाली। प्रभावशाली का मतलब, अभी ये प्रभावशाली वर्ड पे मुझे आपको समझाना है कि प्रसंग लिखते समय सबसे ज्यादा प्रभाव कैसे पैदा किया जाता है। इफेक्टिव मतलब उसके साथ उसका एक जुड़ाव हो जाए। एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, यानी कि जो पूछा जा रहा है उसी के ही अनुपात में आपको लिखना है। ये एसए का सिलेबस यूपीएससी ने आपको दे रखा है, इसके बारे में बात कर रहा है। कह रहा है कि पहली बात, सब्जेक्ट की परिधि के आसपास आप रहेंगे। दूसरा कह रहा है कि जो आपके विचार होंगे वो हमेशा ऑर्डरली फैशन में होंगे, ठीक है। और तीसरा कह रहा है कि आपके जो ऑर्डर्स होने चाहिए वो ऐसा नहीं किसी पॉइंट को आपने बहुत एलेबोरेट कर दिया, किसी पॉइंट को आपने दबा दिया, नहीं, वो कंसाइजली आपके लिखे होने चाहिए, सही अनुपात में होने चाहिए, प्रभावशाली रूप में होने चाहिए, और एग्जैक्ट एक्सप्रेशन होने चाहिए, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इसीलिए खुला मंच होता है, कई लोग इसमें अपने सब कुछ गंवा बैठते हैं, ठीक है। जैसे ही आप 100 के नीचे गए वैसे ही आपको 30-35 जो है क्वेश्चन का लॉस, नंबर का लॉस होना शुरू हो जाएगा, आप तो पूरी लिस्ट से बाहर हो जाओगे। और कुछ लोग इस पर बहुत सावधानी से करते हुए अपने आप का जो है वो, जो अगर मान लीजिए पेपर 2 किसी साल कठिन आ गया, किसी साल पेपर 3 कठिन आ गया, तो उसमें मार्क्स अचानक से कम हो जाते हैं, उसको यहां पर कवर अप करके अपना फाइनल जो है सिलेक्शन ले जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए दैट इज अ बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा एस्से राइटिंग का एक जो है सिलेबस रहा, ठीक है।